नमस्ते। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी कहानी को समझने के लिए जब एक नए, नवेले, विशाल और विविधता से भरे देश के लिए एक रूल बुक लिखी जा रही थी। ये कहानी है भारत के संविधान के बनने की। तो इस पूरे सफर की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। जरा सोच कर देखिए, 30 करोड़ लोगों का एक बिल्कुल नया देश, उसके लिए एक रूल बुक कैसे लिखी जाए। एक ऐसा देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ है, उसके पूरे भविष्य को आकार देने वाले दस्तावेज को बनाना मतलब कितना बड़ा और मुश्किल काम रहा होगा है। देखिए, हर बड़ी चीज की तरह इसकी शुरुआत भी एक छोटे से विचार से ही हुई। वो विचार था एक संविधान सभा बनाने का, एक ऐसी सभा जो भारत का भविष्य लिखने वाली थी। तो ये विचार आगे कैसे बढ़ा? 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले यह आइडिया सामने रखा। फिर ठीक एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना लिया, और फिर एक दशक से भी ज्यादा के संघर्ष के बाद आखिरकार 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान ने इस सभा को बनाने के लिए, कह सकते हैं, हरी झंडी दे दी। तो सभा तो बन गई, पर सवाल ये है कि इसमें कौन लोग थे। देखिए, ये सभा असल में पूरे देश का एक छोटा सा रूप थी, एक ऐसी जगह जहां देश के हर कोने और हर समुदाय की आवाज को सुना जाना था। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये वाकई दिलचस्प है। कुल 389 मेंबर्स, इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 292 सदस्य सीधे ब्रिटिश इंडिया से थे। फिर 93 सदस्य आए थे देसी रियासतों से, मतलब प्रिंसली स्टेट से, और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। ये दिखाता है कि उस वक्त का भारत कितना बटा हुआ था और इन सबको एक साथ लाना कितना जरूरी था। अब इस सभा की कुछ और खास बातें थी। पहली, इसके सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं चुना था, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं ने उन्हें चुना था। दूसरी, इसमें अलग अलग समुदायों जैसे कि जनरल, मुस्लिम, सिख, सबको नुमाइंदगी दी गई थी। और एक बहुत ही गर्व की बात, इसमें 15 महिला सदस्य भी थीं। हाँ, एक और बात, हैदराबाद की रियासत ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था। तो सभा तैयार थी, सदस्य चुने जा चुके थे। अब असली काम शुरू करने का वक्त था, मतलब उस ऐतिहासिक काम की नींव रखने का, जिसका इंतजार पूरे देश को था। और वो ऐतिहासिक दिन आया। 9 दिसंबर 1946, नई दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। यहीं पर सभा की पहली बैठक हुई। उस दिन एक परंपरा के तहत सभा के सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन जल्द ही सभा ने अपना परमानेंट लीडरशिप भी चुन लिया। अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष बने एच.सी. मुखर्जी, और इस पूरे मुश्किल काम में गाइड करने के लिए बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। अब देखिए, संविधान लिखना शुरू करने से पहले ये तय करना बहुत जरूरी था कि आखिर इसके लक्ष्य क्या होंगे, मतलब हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। इसी सवाल का जवाब था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। इसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। ये एक तरह से हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट था। और पता है, ये प्रस्ताव इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि यही आगे चलकर हमारे संविधान की आत्मा बना, यानी हमारा प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना। आज भी ये हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों का निचोड़ है। संविधान बनाने का काम चल ही रहा था कि देश के सामने एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक चुनौती आ खड़ी हुई, बंटवारा। इस मुश्किल दौर के बावजूद काम रुका नहीं। अलग अलग कमेटियों के जरिए संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का काम बहुत ही बारीकी से चलता रहा, और इस बंटवारे का असर सीधे सीधे संविधान सभा पर भी पड़ा। देश के बंटवारे के साथ ही ये सभा भी बंट गई। सदस्यों की संख्या 389 से घटकर सीधी 299 रह गई। क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स पाकिस्तान वाले इलाकों से आते थे, वो अब इस सभा का हिस्सा नहीं रहे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल को दिखाता है, उस चुनौती को दिखाता है जिसका सामना हमारे संविधान निर्माताओं को करना पड़ा था। और ऐसे मुश्किल समय में संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई प्रारूप समिति को। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम आज भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जानते हैं। उनकी समिति ने 21 फरवरी 1948 को अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट पेश की। तो चलिए अब जरा उस प्रक्रिया पर नजर डालते हैं जिससे हमारा संविधान बना। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था,
इसमें महीनों की दिन रात की मेहनत थी, हर एक क्लॉज पर तीखी बहसें थी और देश के भविष्य को लेकर गहरी चर्चाएं शामिल थी। अंदाजा लगाइए कि संविधान के ड्राफ्ट पर कितने दिन बहस चली होगी। 1-2 हफ्ते? 1 महीना? नहीं, पूरे 114 दिन। जी हाँ, 114 दिन तक बहस चली। इससे पता चलता है कि हमारे संस्थापकों ने हर एक शब्द, हर एक विचार पर कितनी गंभीरता से सोचा, ताकि एक मजबूत और न्यायपूर्ण राष्ट्र की नींव रखी जा सके। और इस पूरे महायज्ञ का खर्च? उस समय इस पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। आज सुनने में शायद ये रकम कम लगे, लेकिन उस दौर में ये एक बहुत बड़ी राशि थी। ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल और राष्ट्रीय महत्व का था। तो संविधान को पास करने की जो प्रक्रिया थी, उसे 3 मुख्य चरणों में बांटा गया, जिन्हें वाचन या रीडिंग्स कहते हैं। पहले वाचन में ड्राफ्ट को सभा के सामने पेश किया गया। दूसरा वाचन सबसे लंबा और सबसे जरूरी था, जिसमें हर एक लॉस पर, मतलब हर एक खंड पर विस्तार से चर्चा हुई और संशोधन किए गए। और फिर आखिर में तीसरे वाचन के बाद अंतिम ड्राफ्ट पर वोटिंग हुई और इसे पारित कर दिया गया। अब सोचिए, इतना बड़ा और पेचीदा काम एक साथ कैसे हो? इसका एक ही तरीका था, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। इसीलिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई, ताकि कोई भी जरूरी पहलू छूट न जाए। ये कुछ बड़ी कमेटियां और उनके चेयरपर्सन हैं। इनमें सबसे जरूरी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी कमान थी डॉक्टर BR अम्बेडकर के हाथ में। फिर यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, और प्रांतीय संविधान जैसी अहम कमेटियों की जिम्मेदारी सरदार पटेल ने संभाली। लेकिन इन सभी कमेटियों में से एक कमेटी सबसे ज्यादा जरूरी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। जैसा कि हमने देखा, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसी कमेटी के कंधों पर संविधान का असल टेक्स्ट, मतलब एक एक शब्द लिखने की जिम्मेदारी थी। ये जो आखिरी बैठक थी ना, 24 जनवरी 1950 को, ये एक और वजह से बहुत खास थी। इसी दिन सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। ये नए राष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था। संविधान सिर्फ कानूनों और नियमों की किताब नहीं था, ये एक नई राष्ट्रीय पहचान को भी जन्म दे रहा था। और इसी दौर में उन प्रतीकों को अपनाया गया जो आज हमारे भारत की पहचान है। हमारे प्यारे तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को, मतलब आज़ादी से कुछ ही दिन पहले, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, और फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। एक और दिलचस्प बात, क्या आपको पता है कि संविधान सभा की आधिकारिक मोहर यानी सील क्या थी? वो था एक हाथी, जो कि ज्ञान, धैर्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों को कितनी खूबसूरती से दर्शाता है ना? हमारा संविधान सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं है, ये अपने आप में कला का एक बेजोड़ नमूना भी है। इसकी जो असली हस्तलिखित कॉपी है ना, उसे शांति निकेतन के मशहूर कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने अपनी खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया था। वाकई ये एक अनमोल राष्ट्रीय धरोहर है। तो सालों की मेहनत, हजारों घंटों की बहस और चर्चा, इन सब के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया। ये हमारी कहानी का, कह सकते हैं, क्लाइमैक्स था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इतना वक्त लगा इस ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार करने में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत घंटों की बहस, चर्चा और जबरदस्त मेहनत की कहानी कहता है जो इस काम में लगी थी। और इस पूरे समय में संविधान सभा की बैठकें 165 दिनों तक चलीं। ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं थीं, ये वो दिन थे जहां देश के भविष्य से जुड़े एक एक शब्द पर, एक एक विचार पर घंटों बहस हुई और फिर उसे तराशा गया। इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक विशाल दस्तावेज जिसमें शुरुआत में 395 आर्टिकल्स थे। ये दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक बना, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसे बनाने वालों ने दुनिया भर के कई संविधानों को पढ़ा, उन्हें समझा, ताकि हमारे नए देश के शासन का कोई भी पहलू छूट न जाए। अब यहाँ 2 तारीखें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, 26 नवंबर 1949, ये वो दिन है जब संविधान सभा ने इसे फॉर्मली अडॉप्ट किया। और दूसरी, 26 जनवरी 1950, ये वो दिन है जब ये संविधान पूरे देश में लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक बना। पर एक सवाल उठता है,
26 जनवरी ही क्यों? देखिए, इस तारीख का एक बहुत गहरा ऐतिहासिक मतलब है। दरअसल 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का संकल्प लिया गया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए ये तारीख चुनी गई। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, ये अपने आप में एक कलाकृति है। क्या किसी को पता है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी मशीन से टाइप नहीं की गई थी, बल्कि उसे हाथ से लिखा गया था? जी हाँ, इंग्लिश वर्जन को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने और हिंदी वर्जन को वसंत कृष्ण वैद्य ने अपनी बेहद खूबसूरत लिखावट में तैयार किया था। तो ये थी कहानी हमारे संविधान के बनने की, एक ऐसा दस्तावेज जो बहस से जन्मा, बंटवारे के दर्द से गुजरा और एक एकजुट देश के सपने से बना। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज आज के भारत को किस तरह से आकार दे रहा है। इस पर सोचना तो बनता है। ऐतिहासिक सभा की कमान सौंपी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो इसके अध्यक्ष बने, और उनके कुशल नेतृत्व में 2 उपाध्यक्षों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। इन सब ने मिलकर इस विशाल काम को संभाला। Subscribe, like, comment, and share.